तो नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने एक नई सीरीज़ जिसमें मैं आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स है जो कि आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे और जो जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको हेल्प करेगी। अब इस सीरीज़ में मैं करने क्या वाला हूँ, इस सीरीज़ में मैं ये करने वाला हूँ कि मैं जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे कि एम लक्ष्मीकांत, आर एस शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, उसके बाद एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए तो ऑब्वियसली हो ही गई, उसके बाद आपका जो मेडिएवल हिस्ट्री के लिए आपका सतीश चंद्रा, उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इन बुक्स पर मैं जोर दूंगा। साथ ही साथ केडी कैंपस की एक बुक होती है इंग्लिश के लिए, वो भी मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब इसमें करेंगे क्या क्या हम इसमें पूरी पूरी रीडिंग करेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा टेंशन मत लीजिए, पूरी पूरी रीडिंग नहीं होगी। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत कीमती टाइम है और आपको खुद भी रीडिंग करनी होगी ये बुक, और साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि आप इसमें से क्या-क्या चीज़ें निकाल पाते हैं। अब देखिए, सोचने वाली बात ये है कि आखिर इस वीडियो का फ़ायदा क्या होगा? देखिए, फ़ायदा इसमें बहुत है। मान लीजिए अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने ये बुक्स पढ़ी होंगी, तो अगर आप मेरे माध्यम से पढ़ेंगे तो आपका कहीं न कहीं रिवीज़न हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर आप अभी इस फ़ील्ड में नए हैं और आप तैयारी करने की सोच रहे हैं या आपने जस्ट स्टार्ट की है, तो आपका ये फ़ायदा होगा कि आप जैसे-जैसे मैं रीड करूँगा वैसे-वैसे आपको एक जिस्ट मिल जाएगा और आप भी खुद से रीडिंग करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। मैं एक बात बता दूँ, देखिए खुद से रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ पे डिपेंड होना कि कोई आपको बता देगा और उससे हो जाएगा, नहीं हो पाता। दूसरी बात कि मेरा क्या फ़ायदा है? अब भाई मैं हूँ बिल्कुल जो होता है बोलने वाला इंसान। मेरा ये फ़ायदा है देखिए कि मेरा एक तो मेरा खुद का रिवीज़न होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं जब खुद भी रिवाइज़ भी कर रहा हूँ और मैं यूट्यूब पे भी डालूँगा तो मुझे एक उम्मीद है कि व्यूज़ आएँगी मुझे और फ़ायदा हो जाएगा मेरा, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम एम लक्ष्मीकांत का, जो कि है पॉलिटी का चैप्टर और जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए कोई भी चीज़ जब भी स्टार्ट करते हैं तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो इसमें जो स्टार्ट हुई हुई चीज़ है वो ये है कि हम जानते हैं ब्रिटिश भारत आए थे 1600 में, और किस रूप से आए थे हम सब जानते हैं। डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे कदम नहीं रखा है, वहां से सबसे पहले आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आप सब जानते होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पर, और साथ में उनको जो, देखिए ये सब जो पॉइंट है, चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट ये है इसमें मेन मेन चीजें कि ये दीवानी क्या होता है। दीवानी एक प्रकार का अधिकार होता है, यानी कि राइट्स होता है रिवेन्यू और सिविल जस्टिस के लिए। देखिए दो तरीके के कोर्ट्स हुआ करते थे एक टाइम पे, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक होता था आपका दीवानी और दूसरा होता था आपका फौजदारी। देखिए दीवानी में तो वही जैसे भी बताया, देखा आपने, सिविल राइट्स की बात होती थी, और फौजदारी की अगर बात की जाए तो फौजदारी में आपके क्रिमिनल केसेस लड़े जाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें बताया गया है क्या कि आपका जैसे ही 1858 आता है, यानी कि 1858 आपको कुछ समझ आ रहा होगा। 1857 में हम सब जानते हैं क्या हुआ था हमारे देश में, है ना? जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है, रिलीजियस एंगल भी दिया जाता है, यानी कि हमारे देश ने, कह सकते हैं आप, कि पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी जंग छेड़ी थी। देखिए उसको कई बार अनसक्सेसफुल बताया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों को डर था और जो भी अंग्रेजों को भगाने की नींव थी वो वहीं से पड़नी चालू हो गई थी। उसके बाद हम जानते हैं फिर 1857 से लेकर के 1947 के बीच में कभी भी जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, हमारे क्या बोलेंगे, मतलब जो भी ब्रिटिशर्स थे, वो कभी भी चैन की सांस नहीं ले पाए। कह सकते हैं उन्होंने रूल किया है, लेकिन फिर भी वो चैन की सांस नहीं ले पाए हैं, क्योंकि हमेशा उनकी नाक में दम करने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स खड़े रहते थे। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई जी के रूप में रहे, चाहे बाल गंगाधर तिलक जी के रूप में रहे, चाहे फिर उसके बाद आगे चल के महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह। देखिए अगर नाम लेने जाएंगे तो आपको भी पता है कि नाम लेते लेते ही सारा समय खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पैराग्राफ में वो ये है कि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो एम एन रॉय जी थे उन्होंने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। देखिए ये चीज़ एक कंफ्यूज करने वाली है, क्योंकि हम सब ने पढ़ा होगा, आप सब ने एक चीज़ पढ़ी होगी हमेशा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पहली बार 9 दिसंबर 1946 में बनी, यानी 9 दिसंबर
1946 में कहा जाता है कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। सॉरी 1946 लिखा था, हाँ 1946 में बनी। ये देखिए ठीक है पहली बार बनी थी, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, कभी भी कोई पूछेगा कि इस टर्म को कॉइन किसने किया था, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इस्तेमाल किसने किया था, तो आपको याद रखना है एम.एन. रॉय जी। और कब बनाई थी, तो 1934 में। जी हाँ, 12 साल पहले ही 1934 में इसकी नींव रख दी गई थी। उसके बाद हम सब जानते हैं कि 1946 में प्रॉपर वे में फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है, जो कि आपका 26 नवंबर 1949 तक में हमारा एक पूरा का पूरा चार्टर तैयार कर देता है। किस चीज़ का चार्टर, तो हमारे जो संविधान बना उसका चार्टर तैयार कर देता है। ठीक है, उसके बाद इसमें इस पेज में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले आया कंपनी रूल। ठीक, कंपनी रूल आया आपका 1773 से लेकर 1858 तक, जिसके अंदर सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले तो देखिए ये जो लाइंस है कि जैसे आपका ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला स्टेप था। कोई आपसे बोलेगा कि देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ आपको समझनी है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी घुसती है हमारे देश में। उनका कोई मोटिव नहीं था कि यहाँ पर राज करें, यहाँ पर रूल करें, है ना, यहाँ इस जगह को अपने अधीन बनाए, जैसा कि पहले राजा महाराजा कर चुके थे। जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल हो या दिल्ली सल्तनत हो या फिर और भी जो भी यहाँ पर जिन्होंने भी शासन किया है, वो सब यहाँ पर आकर वो प्रॉपर शासन करने ही आए थे, तो वो यहीं पर रह गए। लेकिन अंग्रेजों ने कभी भी इस मोटिव से भारत में कदम नहीं रखा कि वो यहाँ पर रूल करेंगे। उनका मोटिव सिंपल साफ था, बिजनेस करेंगे, क्योंकि भारत में अच्छी पॉपुलेशन थी, है ना, यहाँ पर क्या नाम है बिजनेस करेंगे, यहाँ के लोगों को मार्केट बनाएंगे और बस आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ, 1600 से लेकर 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गोल्डन पीरियड आप कह सकते हो। उन्होंने बहुत मजे लिए, सब कुछ किया, लेकिन अब धीरे धीरे जो ब्रिटिश सरकार थी उनको भनक लगने लग गई इस चीज की, है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 निकाला। किसने निकाला, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाला। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए पहला स्टेप था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल और रेगुलेट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना व्यापार बढ़ा रही थी या व्यापार कर रही थी, उस पर पहली बार जो रेगुलेशन लेकर आए, रेगुलेशन का मतलब होता है कि उस पर नजर रखना चालू किया, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लगाकर। ठीक, उसके बाद इसके फीचर्स क्या है, मेन चीज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि अब जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी नींव डली थी वो इसी एक्ट से डली थी। ठीक, जो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए इस एक्ट के बाद, और पहले गवर्नर जनरल बने आपके लॉर्ड बैरन हेस्टिंग्स। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन डे एग्जाम में आ जाते हैं कई बार, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इनने क्या किया, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, यानी कि इस एक्ट ने जो बॉम्बे और मद्रास के जो प्रेसिडेंसीज थी, जो भी गवर्नर थे या जो भी क्या कहते हैं वहां पर अथॉरिटी थी, उसको सबऑर्डिनेट बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, यानी कि अब ये किसके अंडर काम करेंगे, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर काम करेंगे। इसी एक्ट ने, कोई आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि किस एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कैलकाटा में, तो वो आया आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी थी। उसके बाद फिर आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी 11 साल बाद फिर से पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट के क्या क्या फीचर्स रहे हैं, देखिए इसमें सबसे मेन चीज है कि इसने कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को कंपनी के अलग किया। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए, किसके लिए, ताकि वो क्या मैनेज कर सके, कमर्शियल अफेयर्स, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया ताकि वो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज कर सके। ठीक, यानी कि इसी एक्ट के दौरान जो है आपका डबल गवर्नमेंट सिस्टम अब धीरे धीरे ब्रिटिश ने लाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है इसमें मेन चीजें क्या है, दो बातें इसमें सबसे जरूरी है। पहली कि ब्रिटिश पोसेशन अब धीरे धीरे करके इंडिया में स्टार्ट हो रहा था, और दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब धीरे धीरे सुप्रीम कंट्रोल, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, सुप्रीम कंट्रोल कंपनी की मिलनी शुरू हो गई थी। ठीक, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, जो कि 1773 में बना था, गवर्नर ऑफ बंगाल को हटा के अब उसका भी डेजिग्नेशन चेंज हुआ, उसको घोषित किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। धीरे धीरे करके पावर को बढ़ाया जा रहा था।
ठीक है, और सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स उसी के हाथ में दे दी गई। ठीक, ये एक्ट पहली बार आया। ठीक, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऐसी अथॉरिटी आई कि वो पूरे टेरिटोरियल कंट्रोल जो कि ब्रिटिश ने ले रखी थी हमारे देश में, उस पर कंट्रोल कर सके। और याद रखने वाली बात यह है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अब इससे पहले आपने जो पढ़ा था वो आप कमेंट में बताएंगे कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। यहाँ पर दिया हुआ है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बने, आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद इसने क्या किया, इसने पूरी तरीके से जो गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास की जो पावर थी, उस लेजिस्लेटिव पावर, उसे पूरी तरीके से लगभग खारिज कर दिया। ठीक, उसके बाद इसी एक्ट में कुछ रेगुलेशंस और आए, ठीक है, जिनको एक्ट का नाम दिया गया। इसने और क्या एंड किया, इसने एंड किया ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी एज अ कमर्शियल बॉडी। ठीक है, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी विच बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मतलब धीरे धीरे कह रहे, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर धीरे धीरे करके छीनी जा रही थी। आप देख सकते हैं जो कंपनी पैसा कमा रही थी, अब उसके हाथ में एक हिसाब से देखा जाए तो मतलब लॉलीपॉप पकड़ा दिया इन्होंने, किस चीज का, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का। तो ये थी पार्ट 1। अब पार्ट 2 में मैं आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के आगे बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं इस वीडियो में ना किसी प्रोजेक्टर का यूज़ हुआ है, ना कोई पीपीटी का यूज़ हुआ है, डायरेक्ट आपको बुक से पढ़ाने की कोशिश की है जैसे कि ट्रेडिशनली पढ़ा करते थे। कोशिश है, नया इनिशिएटिव है, आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए और अपना फीडबैक ज़रूर दें अगर इसमें कुछ बदलाव चाहिए तो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।